जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आप सबके BSSC के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं एक साथ दो बुक लेकर के चल रहा हूं, जो कि एक द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है और दूसरा खान सर का है। एक खान सर का आज तीसरा सेट है। इसके पहले 19 नंबर सेट तक जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का बुक कराया जा चुका है। सारे वीडियोज़ को आप देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप वहां देख सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे वीडियो अपलोडेड है प्रीवियस ईयर का, वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थीं किससे? तो ऑप्शन दिया हुआ है पक्के मिट्टी से, फायांस से यानी जिसको प्राकृतिक वस्तु कहते हैं, या फिर अकीक से या सेलखड़ी से। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। जो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें थीं वो सेलखड़ी से निर्मित थी। अच्छा, थोड़ा सा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जान ले। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का काल जो है लगभग क्या माना जाता है, तो लगभग 3300 BC से लेकर के जो है दोस्तों वो 2500 BC तक के माना जाता है। इसमें जो है प्रमुख रूप से 2 नगरें थीं। कौन कौन थी? एक तो हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आप ये भी कह लें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने, जबकि राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो गई दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सेलखड़ी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि जैन धर्म में के 23वें तीर्थंकर के रूप में कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें और ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ की जन्म जो है काशी के, ध्यान में रखेंगे काशी यानी वाराणसी, काशी के इक्ष्वाकुय वंश शासक अश्वसेन के ये पुत्र थे। वहीं जन्म हुआ था इनका जन्म जो है लगभग दोस्तों कब? 872 BC में माना जाता है। कब माना जाता है? 872 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23वां का, दूसरा का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखेंगे कि भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने जो है विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जो है जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है भारत में अलग अलग 550 अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था। इसलिए जो है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? आंसर लगाएंगे 1917 में चलाया गया आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि कौन था? राम शुक्ल, हाँ, राजकुमार शुक्ल। नाम क्या था उस फार्मर का, किसान का नाम क्या था उनका? राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको इनवाइट किया था महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ध्यान में रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? आंसर लगाएंगे दिल्ली तो किसी में भी नहीं था, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो 3 ही कट गया, तीनों में ऑप्शन में दिल्ली। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी जो है दोस्तों वो भारत जो अंग्रेजों में बसाए थे भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अच्छा, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना आपसे पूछ दे कि मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, नोट करिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देख लीजिएगा।
6 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 मेरठ में। अच्छा, ये सिपाही विद्रोह हुआ कब था? तो 10 मई 1957 को। किसने इस विद्रोह को भड़काया था, यानी कौन सा विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। जबकि बीडी सावरकर ने, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, किसने? बीडी सावरकर ने इस विद्रोह को जो है नाम, इस 1857 की क्रांति के विद्रोह का नाम जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह बताया था। ध्यान में रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लगाएंगे 7 का ऑप्शन नंबर 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इनकी अगर शासनकाल की बात कर ले तो 1856 से लेकर के 1862 हुआ था। ध्यान में रखिएगा कि इनके ही शासनकाल में एक गवर्नर जो है गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुई थी। कौन सा? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है हटा करके और क्या घोषित किया गया? वायसराय घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तब आप यहाँ पर आप लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग, और ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे और प्रथम कौन सा? वायसराय हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? क्या है? नोट करिए। क्वेश्चन कहता है कि आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और रॉबस्पियर को जो है आतंक का राज्य के नाम से मतलब जो है कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है? कहता है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था? तो 9 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 माओ जेडोंग। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को क्या अपनाया गया? तो 10 का कब अपनाया गया था? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 1947 को जो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी डिजाइन पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किसने किया था? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? पढ़े होंगे आपने। तो ये पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने जो है दोस्तों इसकी राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? मैंने जितना बार सेट करवाया है और जब भी संशोधन की बात आई है तो मैंने 2 बातें आपको बताया है कि जब भी किसी भी संविधान में संशोधन करके जोड़ने की बात करें तो आप ऑप्शन लगाइए 42वां संविधान संशोधन 1976, जबकि रिमूव करने की बात करें, हटाने की बात करें तो आप ऑप्शन नंबर 1 लगाइए। तो इस क्वेश्चन का आपको जोड़ने का बात किया तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान के से लिए गए? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से जो है कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो मान्यता नहीं प्राप्त होने की बात की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में जो है भारत की भाषाओं से 8वीं अनुसूची जो है भारत की भाषाओं से संबंधित है। यानी भारत की भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, जिसमें कुल कितने भाषाओं को इंक्लूड किया गया है? 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। ध्यान में रखिएगा 1992 में क्या है दोस्तों? नोट करिए 1992 में जो है कोंकणी, कौन कौन? कोंकणी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। जबकि 2003 में जो है दोस्तों बोडो भाषा, डोंगरी भाषा और मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें जो एक ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? लीजिए फिर सम्मिलित किया गया है, अभी भी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का चर्चा जो है, जिक्र जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है?
15वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कुल 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं। कौन कौन, तो नोट कर लीजिएगा। बिहार हो जाएगा, बिहार, यूपी, हाँ बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु जो है दोस्तों, ये द्विसदनीय व्यवस्था विधानमंडल का व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 16 का ऑप्शन नंबर 2 250। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो ध्यान में रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा यह जो व्यवस्था है 1992 ईस्वी में यह संवैधानिक बन गई। उस समय किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की जो है दोस्तों इनकी सरकार थी। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष से यानी कब जो है स्थापित हुआ था। तो 18 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भारत में स्थापित किया गया। अच्छा, ये प्रश्न पूछ दे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर लगाएंगे रंगनाथ, इसके जो है नोट करिए, रंगनाथ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। यानी कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो आपको सुरक्षित पेयजल अधिनियम को बताता है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15 सेवा कनेक्शन हो या फिर 25 आदमियों को वर्ष में कम से कम 60 दिन से जो है दोस्तों अधिक दिनों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। 20वां प्रश्न कहता है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन को और आसान बना दिया। अगर पूछ देता कि पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं तो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये आपको क्वेश्चन आसान बना दिया। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आपको मैच कराने वाला प्रश्न दे दिया दोस्तों। ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। एक तरफ आपको औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है वो देश दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है तो ओसाका कहाँ है, जापान में सही है। लंकाशायर कहाँ है, ब्रिटेन में भी सही है। सेलम भारत में सही है। बर्मिंघम फ्रांस में नहीं बल्कि जी कहाँ है, ये ब्रिटेन कह लीजिए या फिर इंग्लैंड कह लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों। 22वां प्रश्न कहता है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 प्रस्वेदन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो 24 का करेक्ट आंसर लगाएंगे किसके साथ, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो 25 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ये नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ये किस राज्य में है, ये तेलंगाना में है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1966 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित। ऑप्शन लगाएंगे मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर ही जो है दोस्तों स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। तो 27 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 अकेसिया, ये विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28वां प्रश्न कहता है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस प्रकार की खेती के रूप में जाना जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, उसे रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक
और उपभोक्ता है, तो आपके दिमाग में अगर गेहूं आ जाए तो आप इसको कट कर दीजिए, ये आंसर नहीं होगा, बल्कि भारत मक्के का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है, ध्यान में रखिएगा। अगर भारत में अगर पूछे कि सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आप आंसर लगाएंगे सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह से जो है नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अच्छा, तो नंबर 1 पर कौन सा है? चाइना। नंबर 2 पर कौन सा है? अपना इंडिया। और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जनसंख्या के मामले में टॉप लेवल पर है, तीसरे नंबर पे। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको आप CSO कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? तो 31 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण करना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर CSO की स्थापना का जिक्र कर ले, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 की हुई थी। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर दोस्तों इसकी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी न किसी एग्जाम में छप जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई थी? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तारोपार समिति जो है दोस्तों पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर बनाई गई समिति थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? आंसर लगाएंगे कोटा मंडल जो है दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो कौन सा द्वीप है? ध्यान में रखेंगे, गालापेगोस द्वीप था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन शायद आपके सामने पहली बार आ रहा हो। कुछ लोगों के कम से कम 80% उम्मीद है कि कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके सामने ये पहली बार आया हो। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने जो है गालापेगोस द्वीप पर फिंची जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। अच्छा, ये गालापेगोस द्वीप है कहाँ? तो आप आंसर लगाएंगे साउथ अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में ये द्वीप स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 15 मार्च को। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार, नोट करिएगा, किस जानवर से संबंधित है? इससे तो संबंधित 2 क्वेश्चन बन गई कि पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या महाराष्ट्र में, किस जानवर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2, बैल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर लगाएंगे 37 का ऑप्शन नंबर 2, कयांतरण। क्या कहलाती है दोस्तों? कयांतरण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि प्रोटीन की संश्लेषण होता है कहाँ? तो प्रोटीन की संश्लेषण जो है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन की संश्लेषण होती है ऑप्शन नंबर 1, राइबोसोम में। अगर हम आपसे पूछ रहे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो ध्यान में रखिएगा 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। रोमानिया के जो जीव यानी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, नाम उनका क्या था? जॉर्ज प्लाडे। क्या नाम था दोस्तों? नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज प्लाडे ने जो है दोस्तों 1955 में राइबोसोबियम का खोज किया था। अच्छा, राइबोसोबियम के एक और नाम से जाना जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या? प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? तो आंसर लगाएंगे 39 का ऑप्शन नंबर 2, हड्डी और पेशी को जोड़ेगा कंडरा, जबकि हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा लिगामेंट। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कहता है कि मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है वो क्या है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, वो क्षारीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो आंसर लगाएंगे विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावे कुल कितनी हड्डियां होती है? 42 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, मध्य कान के अलावे कुल 22 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा,
43वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। आपातकाल ही नहीं बल्कि जो लड़ो और उड़ो के भी नाम से इसे जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एड्रेनलिन हार्मोन, कौन सा, एड्रेनलिन, ये तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 है। एड्रेनलिन हार्मोन अधिविक ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है, इसलिए इस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। कहता है कि ट्रिपल एंटीजन, नोट करिएगा क्या कहता है दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, है ना। ट्रिपल एंटीजन जो है किन तीनों रोगों से बचाता है। तो आप अगर चाहें और पढ़े होंगे तो आप खुद ही आंसर जो है ऑप्शन को छाटेंगे यहाँ से और डायरेक्ट ऑप्शन से आप आंसर लगाएंगे। तो आप डीपीटी का नाम आपने सुना होगा, किस चीज़ का, डीपीटी का। डीपीटी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, देख लीजिए क्या कहता है। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी वो गैस कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, ये दुर्घटना हुई कब थी, तो 4 दिसंबर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलेंगे नहीं आप। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड की जो है वो कब ये दुर्घटना हुई थी, तो 4 दिसंबर 1984 का। अच्छा, ये कंपनी का नाम क्या था, जिस कंपनी में घटना घटी थी उस कंपनी का नाम क्या था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इंडियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। 46वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है। तो कौन सा मौलिक इकाई नहीं है दोस्तों, तो आंसर लगाएंगे 46 का, ऑप्शन नंबर 4, क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सदिश राशि, यानी वेग जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व सबसे अधिक होगा। अच्छा, जड़त्व का नियम यानी किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम तो जो है दोस्तों वो गैलीलियो ने दिया था, लेकिन न्यूटन के प्रथम गति को भी जो है दोस्तों जड़त्व का गति कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जड़त्व की गति को फॉलो करता है। तो आपको पता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल, है ना, बाह्य बल डिस्टर्ब नहीं करे तब तक वस्तु क्या है, अपना विराम अवस्था में बनने का प्रयास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं 48 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक रेलगाड़ी में सबसे अधिक जड़त्व अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य कितना होगा। अच्छा, तो कार्य बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो बल गुने विस्थापन, क्या बल गुने विस्थापन, यानी आप ऐसे कह लीजिए बल गुने विस्थापन F = F × S। तो 60 इंटू में 10 कर लीजिए, आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 600 जूल। अगला प्रश्न है, कहता है 50 नंबर, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि। अच्छा, तो 50 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 3, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है। अच्छा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य तो सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। कहता है कि फ़ारेनहाइट पर जल का क्वथनांक क्या है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आंसर लगाएंगे वर्णपटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा में, हाँ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। तो मुझे तो नहीं पता है, ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा एक, पहला नंबर तो प्रत्यावर्ती धारा एक वैद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिमाण के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिमाण बदलती है, जो केवल एक दिशा में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं 53 का, ऑप्शन नंबर 3, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि पल्सर होते हैं, जो आप सब जितने भी लड़के कैंडिडेट होंगे, बॉयज़ होंगे, आप पल्सर बाइक यूज़ करते होंगे। पल्सर इसी पे नाम पे रखा हुआ है। पल्सर का मतलब ही होता है तीव्र गति से, तेज गति से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तेज गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55
कहते हैं कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो 55 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, टेलीविजन सेट का ये भाग है। अगला प्रश्न 56 नंबर क्या कहता है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, तो ध्यान में रखिएगा कि नील बोर, किसने, नील बोर ने 1913 ईस्वी में यह बताया कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो है घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नील बोर ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 क्या कहता है, देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज के स्पष्ट को दिखाता है, तो आंसर लगाएंगे लीना का रब से फरियाद, ऑप्शन नंबर 1 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है, आंसर लगाएंगे साझा तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सोने और मोलिब्डेनम के सतह पर NH3 का अपघटन करने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए जो है किस तरह का उदाहरण है, तो 59 का पहले आप ध्यान में रखेंगे कि अगर उत्प्रेरक यानी सतह, जिसको आप सोना या मोलिब्डेनम कह रहे हैं, कि अगर अणुओं के द्वारा कवर किया जाता है और उत्पाद के गठन के समय भी इसकी एकाग्रता जो है दोस्तों बनी रहती है, इस प्रकार जो यह अपघटन प्रक्रिया है वो शून्य क्रम की प्रक्रिया हो जाती है। किसकी, तो शून्य क्रम की अभिक्रिया हो जाती है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ध्यान में रखेंगे 60 का ऑप्शन नंबर 1 उष्मा 6p प्रक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होना, बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये तीनों के तीनों चेंजिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया जो है पैटिंसंस कहलाती है, तो क्या है दोस्तों, तो 63 का मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, तो ध्यान में रखेंगे कि शीशे में जो है पैटिंसंस प्रक्रिया होता क्या है, तो शीशे में, इस प्रक्रिया में जो है शीशे में से चांदी को निकाला जाता है। क्या, शीशे में से चांदी को निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो 64 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ब्लड और बोन मैरो जो है दोस्तों, ब्लड और बोन मैरो ये ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाले ये अंग हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो 65 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 ओजोन मंडल को ये हानि पहुंचाता है। अच्छा, टोटल कितने मंडल हैं, टोटल 5 मंडल हैं। कौन कौन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 66 क्या कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है, तो ध्यान में रखिएगा। एक रूल था, आप 11th में पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, तो 11th में पढ़े होंगे 10% सिद्धांत। क्या था, नाम था उस सिद्धांत का ही नाम था 10% सिद्धांत। तो ध्यान में मैं आपको बता देता हूं कि 10% सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल पिछले चरण की ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है, जिस हिसाब से लगभग 4 से 5 चरणों के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला कम चरणों की होती है और यह हर चरण में ऊर्जा का मान क्या होता है, इसमें घट जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है किसके विकास पर आधारित होती है, तो 67 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कृषि पे आधारित है। अगला प्रश्न है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किस मिट्टी के द्वारा, 68 का ऑप्शन नंबर 2 कछारी मिट्टी के द्वारा। जब लैटराइट मिट्टी जो है वो जनरली तमिलनाडु वाले एरिया में मिलता है, जबकि काली मिट्टी कहाँ मिलता है दोस्तों, तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में मिलता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 2 कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है, तो 69 का करेक्ट आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र सरकार ने ये
योजना शुरू किया है, नमो शेतकारी महासम्मान। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 या 3, दोनों का दोनों सेम ही है। ठीक है, एक ट्रेन के इंजन पर तो जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे मेजर संदीप उनिकृष्णन के नाम पर जो है 26/11 जो है नाम दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जिसको CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 71 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान r जो कि त्रिज्या दिया हुआ है के मान के अनुसार बदलता है। ठीक है, यानी किस मान के बदलता है? किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम होगा? तो ध्यान में रखेंगे भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है, जबकि ध्रुवों पर जो है दोस्तों जी का मान सबसे अधिकतम भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा जबकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी के सतह से चाहे तो आप अगर ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो वहां पर जी का मान क्या होता है? हमेशा हमेशा घटता है। ऊपर या नीचे जाने पर घटेगा, भूमध्य रेखा पर कम होगा, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 73 नंबर देखेंगे, कहता है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, सती प्रथा का प्रतिषेध जो है 1829 में जो है राजा राममोहन राय के प्रयास से इसकी समाप्ति की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे क्या कहता है? कहता है 74 नंबर प्रश्न कि इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, 2023 का पूछेगा आपसे वर्ल्ड कप के बारे में, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन है? केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर 1। ये कहाँ के कैप्टन थे? तो ये न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 और राजस्थान में। कब हुआ था? तो पहला 1974 में, जबकि दूसरा 1999 में। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 76 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। गया में जो है दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर 1903, ऑप्शन नंबर 3 1923 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना करी किसने थी? तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने। किसने? CR दास ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की गठन 1923 ईस्वी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्रथम कब लड़ी गई थी? 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी। आंसर 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 78 क्या कहता है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 78 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है ये गठित किया गया था। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो 79 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 8 सितंबर को। अगर आपसे प्रश्न पूछ दें कि पहली बार जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान में रखेंगे 8 सितंबर 1966 को। कब मनाया गया था? 1966 को। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? नोट कर लीजिए। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि जोगियों का देश, ये जिसको हर्मिट किंगडम कहते हैं, को किस नाम से
जोगियों को देश किस देश को कहा जाता है? आंसर लगाएंगे हर्मिट किंगडम, ये जोगियों का देश उत्तरी कोरिया को कहा जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, कहता है कि डैश यानी किस तारीख को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपेगा, आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस कब है, कब मनाया जाता है राज्य स्थापना दिवस, या फिर नहीं बार बार पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछे देगा किस समझौते के तहत, तो आप आंसर लगाएंगे पेरिस समझौते के तहत। परफेक्ट डेट पूछ देगा तो 22 अप्रैल, ईयर पूछ देगा 2016, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? कहता है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबंग, सुबनसिरी, तीस्ता, ये तीनों की तीनों तो है ही। 83 का करेक्ट आंसर लगाएंगे तमसा जो है दोस्तों, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लें, 2-3 और सहायक नदी का बारे में मैं बता दूं तो दिबंग हो गया, सुबनसिरी हो गया, तीस्ता हो गया, और नोट करना है तो कर लीजिए तोरसा भी जो है इसका सहायक नदी है। क्या नाम है? तोरसा, लोहित, बराक, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार आपसे पूछता है, और लोहित तो कितने बार एग्जाम में छप गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? कहता है कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 फॉकेटिंग। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान में रखेंगे कोपेनहेगन। कहाँ? कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? 85 नंबर देख लीजिए, कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 85 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पेरिस में। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहें। जल्द ही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 से 4 दिनों के अंदर जो है दोस्तों शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम 2 रेडी है, जल्दी ख़त्म होने के बाद वो तैयार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे।